नमस्कार दोस्तों, आज क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10th के अध्याय नंबर 5 की। तो उसमें जो है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है तत्वों का कैसे वर्गीकरण किया गया है, इससे संबंधित पाठ है। पाठ का जो नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। मतलब जितने भी एलिमेंट्स यानी पदार्थ होते हैं उनका छांटना, उनको एलिमेंट्स मतलब उनको वर्गीकृत करना इस पार्ट में बताया गया कि किस वैज्ञानिक ने किन किन्होंने कैसे कैसे वर्गीकृत किया था और क्या सिद्धांत बताए गए थे, और फिलहाल में जो प्रेजेंट में है वो कौन सा अलाउ है या लागू किया गया है। तो इसका अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, राइट। तो मैं रामू सर आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। चलो आगे बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, राइट। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर बताऊँ तो पहले सबसे पहले ये जानना होगा कि तत्व क्या होते हैं और परमाणु, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ये क्या होते हैं। कक्षा 9th का वैसे टॉपिक था तो आपको कक्षा 8 और 9th में समझा दिया गया होगा। और अगर आपने वहाँ पर थोड़ा, या मैं रिवीजन करा दूँ वहाँ अगर नहीं पढ़ा तो, कि जो सबसे छोटा पदार्थ का जो एटम्स होता है वो होता है परमाणु, ठीक है। और परमाणु में तीन कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तीन एटम, परमाणु एटम के अंदर तीन कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी होते हैं पॉजिट्रॉन वगैरह, पर तीन मैन होते हैं, राइट। तो अब मैं बात करूँ कि प्रत्येक तत्व होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपकी। अब यहाँ पर बताऊँ, हमारे आसपास के पदार्थ, तत्व या मिश्रण यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। अब यहाँ मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है, ये सब कक्षा 9th का विषय है, ठीक है। मैं यहाँ से चर्चा नहीं करूँगा इसकी। अब बताऊँ मैं यहाँ पर, तो तत्व की डेफिनेशन यहाँ छोटी सी बताई गई है कि ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं, जैसे सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। अब मैं बताऊँ, जैसे सोने में कब जब तक कोई मिलावट ना की जाए, सोने में सोना ही डाल दिया जाए तो वो सोना ही है, एकदम सोना, राइट। उसमें वो प्योर सोना बोल सकते हैं उसके 24 कैरेट का। तो उन्हें तत्व बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन में O+O+O कितना भी करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन प्योर होना चाहिए, तो वो तत्व है एक, राइट। ऐसे ही सोडियम, मैग्नीशियम, सोना, चांदी जो भी ये तत्व होते हैं। अब इनका वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, कि इनको किस तरह से छांटा जाए, किस तरह से अलग रखा जाए, और कौन कौन से तत्व प्रकृति में अवेलेबल हैं, ये सब। अभी एक बात और, कि अभी तक प्रकृति पे जो नेचुरल में है वो 118 तत्व ही ज्ञात हैं, राइट। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो तत्वों का वर्गीकरण क्यों जरूरी पड़ गया, कि भाई तत्वों के, इसे ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक हो गया है ना। वाई द नेसेसिटी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए, उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। तो इसमें सबसे पहले जो वैज्ञानिक आते हैं वो डोबे राइनर का नाम आता है। उन्होंने क्या त्रिक नियम दिया अपना। अब ये कई बार पेपर में पूछा गया कि डोबे राइनर का त्रिक नियम क्या है। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो तीन तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें त्रिक कहा जाता है। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के मध्य होता है। अब मैं बताऊं, तो उन्होंने ये बताया कि तत्वों के अंदर, पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए आपकी, कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर सम कर दिया जाए, मतलब ऐड कर लिया जाए, तो उसको बोलते हैं परमाणु भार। उसका वजन, द्रव्यमान भार भी बोल सकते हैं, राइट। और तो उन्होंने बताया कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में लगाया जाए तो उनके जो बीच वाला अगला जो तीसरा वाला तत्व होगा, सेकंड वाला, तो वो एवरेज होगा इन दोनों का एवरेज निकाला जाए तो वो तीसरा वाला एवरेज निकलेगा, राइट। माध्य निकलेगा बीच वाला। ये बोले डोबे रायनर ने त्रिक नियम दिया तीन तत्वों के, हर तीन तत्वों पे ऐसा उन्होंने बताया। पर ये ज़्यादा चल नहीं सका, तो अगले वाले अब इसकी सीमाएं उन्होंने बताई कि क्या हो। तो उस समय तक ज्ञात तत्वों के केवल तीन तत्व ही ज्ञात कर सके, मतलब त्रिक ही ज्ञात कर सकते थे। तो डोबे नायर ने कुछ इस तरह से बताया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह से उन्होंने सजा के दिखाई। तो उन्होंने बताया कि ये जो तत्व होता है, सेकंड बीच वाला तत्व होता है, इनको परमाणु भार के क्रम में लगा दिया तो बीच वाला तत्व होता है, इसकी प्रॉपर्टी जो होंगी सेम दोनों के समान होंगी, इसके और इसके समान होंगी, राइट। मतलब क्लोरीन और आयोडीन की समान होंगी, ब्रोमीन की प्रॉपर्टी यानी गुण धर्म, जैसी क्रियाशील बोल सकता है, उसकी एक समान होंगी, ये बोले डुबेनार। इसके बाद में जो वैज्ञानिक आते हैं वो आते हैं न्यूलैंड्स। तो उन्होंने फिर इसके बारे में बताया, अष्टक सिद्धांत दिया अपना। अब ये कई बार पेपर में पूछा गया कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या है, राइट। तो आपको इतना समझना है कि
न्यूलैंड क्या क्या बोलते हैं कि न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। अब उन्होंने ये बताया कि अगर परमाणु भार के क्रम में बढ़ाते हुए रखा जाए सबको, कि सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया जाए सबको, तो उन्होंने बताया कि अगर आप पहला वाला तत्व और 8वें वाले तत्व के बाद जो अगला वाला तत्व रखा जाएगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो पहले वाले के सेम होगी, राइट। मतलब पहले वाले गुणधर्म के समान होगा 8वां वाला तत्व, ये बोले न्यूलैंड्स। तो यहाँ पर ये बात करूँ मैं, तो नेक्स्ट कि इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई, तो इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया, राइट। जैसे कि यहाँ पर बताया गया लिथियम और सोडियम धातु के गुण समान होते हैं। तो इन्होंने बताया लिथियम और सोडियम, अब इन्होंने लगा के दिखाया यहाँ पर, तो सीमाएं क्या थी इसकी। न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमा ये थी कि यह नियम केवल कैल्शियम धातु यानी हल्के तत्वों पर लागू होता है, मतलब उनके ऊपर ही लागू होता है, और नए तत्वों के गुणों इस सारणी में मेल नहीं खाते हैं, राइट। न्यूलैंड्स वाली सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रख दिया बल्कि असमान तत्वों जिनके गुण में कोई समानता ही नहीं थी वो भी एक स्थान पर रख दिया गया। तो ये इसकी जो लिमिटेशन थी वो थोड़ी सी क्रॉस हो जाती है, यहाँ पर भी ये भी गलत सारणी कहीं ना कहीं हो रही थी। तो इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर इस संगीत के सुरों से तुलना की गई तो प्रत्येक 8 वाला तत्व जो होगा वो पहले के समान ही प्रॉपर्टी वाला होगा। जैसे कि ऑक्सीजन के बाद में ऐसे परमाणु भार के क्रम में लगाते गए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो अब जो आया परमाणु भार अगला तो वो इसका था एफ का, तो एफ सोडियम। इसके बाद जो सेम था तो वो हाइड्रोजन और ये फास्फोरस जो था उसके समान था, राइट। और ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऐसे इन्हें लगाते गए परमाणु भार की। तो अगला वाला जो तत्व आया है वो क्लोरीन, तो उसकी जो समानता थी वो हाइड्रोजन की समानता थी। ये न्यूलैंड्स के अष्टक नियम ने दिया, पर ये पूरी सारणी को, पूरे तत्वों को एक तक क्लियरली नहीं कर सका। तब आती है मेंडलीव की सारणी, राइट। तब आती है मेंडलीव की सारणी के लिए अब हम अध्ययन करते हैं, राइट। तो ये दोनों ने पूरे जो 118 तत्व थे उनको क्लियरली उन्हें रख नहीं पाए कि किस तरह से कहाँ कौन सा स्थान है, किस तरह से रखना चाहिए, राइट। तब मेंडलीव का उदय होता है। फिर मेंडलीव वैज्ञानिक बोलते हैं कि तत्वों के उनके भौतिक, उनकी जो सारणी थी उनकी सारणी के अनुसार बोल रहा हूँ मैं, कि तत्वों के उनकी भौतिक और रासायनिक गुण के परमाणु उनके द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। अभी इसको बताऊंगा कि आवर्त फलन क्या होते हैं, राइट। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है, मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पर बेस है कौन, मेंडलीव की आवर्त सारणी। और उन्होंने बताया कि इनमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। तो समूह और स्तंभ को समूह कहते हैं और क्षैतिज पंक्तियां जो होती हैं उनको आवर्त कहते हैं। अभी राइट इसको बताने वाला हूँ मैं। तो अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्लियरली किया कि पहले से उन्होंने ये क्लियर किया कि बताया कि उपलब्धियां के नाम से अगर पूछ लिया कि मेंडलीव की सारणी की उपलब्धियां क्या हैं, तो आपको ये लिखना है कि अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए। जैसे कि तत्व पता ही नहीं है अभी तक, उसके लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया गया कि उन्होंने बोला कि अगला वाला परमाणु भार होगा तो वो तत्व यहाँ पर भर दिया जाएगा, राइट। जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम। तो अब दूसरा पॉइंट आता है कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान मिल गया। जैसे कि सेम प्रॉपर्टी वाले जो तत्व थे उनको एक साथ स्थान मिल जाता है, राइट। अब नेक्स्ट की अगर बात करूं तो पिछली व्यवस्था को छोड़े छोड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगाने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता है। अब ये क्या होता है, तो अक्रिय गैसों का पता लगाने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता है। जैसे कि वो अक्रिय गैस वो होती हैं जिन्हें इनका विन्यास पूरा होता है, राइट। और पिछली अवस्था को छोड़े बिना ही ये पता लगा दिया गया मेंडलीव की सारणी में कि इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में कितने होंगे और किस तरह से अक्रिय गैसों से पहले रखा जाएगा या बाद में, राइट। अब इसकी सीमाएं आ जाती हैं, तो लिमिट्स बोलते हैं सीमाओं को इंग्लिश में। तो समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की उन्होंने। अभी समस्थानिक क्या होते हैं, कक्षा 9th का टॉपिक था समस्थानिक और समभारिक, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स बोलते हैं यहाँ पर। तो मैं अगर बताऊँ समस्थानिकों में जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें बोलते हैं समस्थानिक, राइट। तो उसकी स्पष्ट नहीं किया इन्होंने। और हाइड्रोजन की स्थान निश्चित ना हो पाया इस सारणी में, और कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान
के अनुसार अनुचित क्रम बता दिया गया, क्योंकि परमाणु भार जिसका ज़्यादा था उसको पहले रख दिया गया और उसका कम था उसको आगे पीछे रख दिया गया कि प्रॉपर्टी के अनुसार। तो ये भी निश्चित नहीं कर पाए कि किस तरह से पूरे सभी तत्वों को सजाया जाए, राइट। आपको दिखाता हूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी याद करने की, पर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ जिससे कि आप सबको समझ में आए ये बातें। तो यहाँ पर ये छठवें जो आवर्त बनाए गए थे, राइट, वो इस साइड में रखे गए हैं, जैसे कि ये इस साइड में, और यहाँ पर ये समूह रखे गए हैं इस साइड में, राइट। तो अब यहाँ बताऊँ मैं, तो यहाँ जो हाइड्रोजन है ऐसे परमाणु भार के अनुसार ये लगाते गए अगले नेक्स्ट तत्वों को, जैसे परमाणु हाइड्रोजन, फिर वैलेडियम, फिर बोरॉन, और इस तरह से ये कमियां थी इसमें। कई बार अधिक परमाणु वाले तत्वों को पहले रख दिया गया, फिर बाद में रख दिया गया। तो बहुत सारी कमियां थी, इस सारणी को भी पूरी क्लियर नहीं कर पाई 118 तत्व की। अगली जो आती है वो आती है आधुनिक आवर्त की सारणी, प्रेजेंट में वो ही मान्य, राइट। तो मैं अगली वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, जस्ट अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अपने दोस्तों को नहीं बताया, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों को बता दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, राइट।